और मैं आपको एक कंफर्म ऑथेंटिक 100% ऑथेंटिक न्यूज़ आपको बता रहा हूँ कि फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी के बाद अब कुछ और लोग थे जो आईपीपी से कहीं ना कहीं राब्ते में थे लेकिन जाना नहीं चाह रहे थे। अब बचाएगा पाकिस्तान, कौन बचाएगा पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। मुझे लगता है कि इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है ये वापस एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट जाने वाली है, क्योंकि इमरान खान की दरख्वास्त को डायरी नंबर लग चुका है। बहुत जल्द ऐसा आपको सुनने को मिलेगा या देखने को मिलेगा कि इमरान खान की ज़मानत का केस और इसके साथ एक आध और चीज़ें भी सुप्रीम कोर्ट में चलने लगेंगी। इसके ऊपर कुछ ही देर में बात करते हैं, लेकिन आज के दिन की जो दो इम्पोर्टेंट हाईलाइट्स थी जिनको देख के एक तरह से यूँ कहा जा सकता है कि थोड़ा अफसोस हुआ। जो सिचुएशन चल रही है इसको देख के थोड़ी परेशानी हुई, परेशान कुन मनाजर थे कि ये जो हो रहा है नहीं होना चाहिए। उनमें नंबर 1 था फवाद चौधरी की गिरफ़्तारी के बाद जिस अंदाज़ में उनको लाया गया। पहले तो जिस अंदाज़ में गिरफ़्तारी हुई, जिस केस पे हुई, उसके बाद जैसे उन्हें लाया गया, ये पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले भी जब गिरफ़्तार हुए थे तो ऐसे ही मुँह पे कपड़ा डाल के और इसी तरीके से ही लाया गया। बहरहाल आज भी वही मनाजर थे। और दूसरा अहम इशू पीटीआई के कन्वेंशन में आज जो कुछ हुआ, जिस तरह से पुलिस एहलकार वो कुर्सियां उठा रहे थे और जैसे कन्वेंशन को बिल्कुल कॉल ऑफ करवाया गया या इंतज़ामात सारे मुतासिर किए गए, साउंड सिस्टम उठाया गया, ये सारे मनाजर देख के एक ऐसे वक्त में जब इलेक्शन की तारीख का भी अब ऐलान हो चुका, इस माहौल में भी ये सब कुछ हो रहा है। पहले ज़रा फवाद चौधरी पे बात करता हूँ, फिर इसके ऊपर भी मैंने थोड़ी डिस्कशन करनी है कि ये काजी फाइज़ ईसा साहब ने तो ऑर्डर फरमा दिया था कि कोई नेगेटिव बात नहीं होनी है इस हवाले से। बहुत अच्छी बात है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। बहुत सारे जर्नलिस्ट और हैं जो थोड़ा शोर शराबा भी कर रहे थे कि क्यों रोका जा रहा है ख़दशात का इजहार करने से। तो अच्छी बात है, ख़दशात का जितना कम से कम इजहार हो वो बेहतर है, लेकिन इस तरफ भी तो देखें। अगर इन हालात में या इनको डिस्कस करते हुए कोई अपने ख़दशे का इजहार करे तो फिर उसके लिए क्या हुक्म है। एनीवेज़, पहले तो थोड़ी फवाद चौधरी के ऊपर बात कर लेते हैं। आज दूसरी मर्तबा सेम अंदाज़, उसी तरह उन्हें मुंह पे कपड़ा डाल के लाया गया, अदालत पेश कर दिया गया। और जब वो आ रहे थे तो हमारे एक साफ़ी दोस्त हैं शराज, उन्होंने उनसे पूछा कि क्या आपको जहांगीर तरीन की पार्टी में फ़ाल किरदार अदा ना करने की वजह से ये सारे मसाइल का सामना है। तो उस वक्त वो जवाब नहीं दिए और चले गए। फिर वापस जब आए, इवन के हथकड़ी भी लगी हुई थी जब गए हैं, फिर वापस जब आए तो मुंह पर कपड़ा नहीं था उस वक्त। तब भी उनसे वापस क्वेश्चन हुआ कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, और वो उनका जो जवाब था उन्हें ख़ुद भी आइडिया नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमें क्या मालूम कि ये क्यों हो रहा है। और जब ये सारे रिमार्क्स वगैरह चल रहे थे, उन्हें भी अब लगता है कि इन हालात में उनका शायद जेल से बाहर आ जाना ये मुनासिब ही नहीं होगा, उनके लिए बेहतर नहीं होगा, क्योंकि उन्हें पता है कि वो बाहर आएंगे फिर किसी और केस में पकड़े जाएंगे। और केस भी जिस तरह से बनाया गया, 50 लाख रुपए, मतलब जिस शख्स को नौकरी चाहिए और उसने 50 लाख रुपए की इनको रिश्वत ऑफ़र की है, पहले तो ज़रा उसको भी पकड़े ना कि 2 नंबर काम करा रहे थे। 50 लाख रुपए की रिश्वत देने के लिए पैसे हैं और कमाना कहाँ से है नौकरी से। मतलब ठीक है, कोई बहुत बड़े लेवल की कोई नौकरी हो जो कि फवाद चौधरी साहब नहीं दे सकते थे, कोई बहुत बड़े लेवल का, तो फिर तो समझ में आती है क्योंकि 50 लाख रुपए की रिश्वत दे दी जिसने। लेकिन फवाद चौधरी साहब इतनी बड़ी नौकरी दे ही नहीं सकते थे जिससे वो 50 लाख रुपए रिकवर हो सकते। मैक्सिमम क्या कर सकते, किसी पीटीवी में एडजस्ट करते या कहीं किसी और जगह पे। बहरहाल वो एक अलग डिबेट है, मैं उसमें नहीं जाता। सिर्फ जिस तरह से मुकदमा बनाया गया तो उस शख्स से भी तो पूछा जाना चाहिए कि भाई तुमने 2 नंबरी करने की कोशिश क्यों, क्या जिसने रिश्वत देने की कोशिश की उसके बारे में कोई कानून नहीं है। एनीवेज़, इस सारे मामले में जो सबसे जज्बाती मनाजर थे कह सकते हैं, या थोड़े रंजीदा मनाजर आप कह सकते हैं, वो फवाद चौधरी साहब की अहलिया को देख के होता है, हिबा फवाद साहिबा को। वो जिस तरह से आज थोड़ा रो पड़ी, उन्होंने काबू करने की कोशिश की ख़ुद को, लेकिन अहलिया हैं, कहाँ तक बर्दाश्त कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं। कांस्टेंट एक ऐसे फेज़ से गुज़र रहे हैं वो। ये ऐसा नहीं है कि अभी गिरफ़्तारी हुई तो अभी अभी ऐसे फेज़ से गुजर रहे हैं। वो जब से गिरफ़्तारी के बाद पीटीआई से लाताल्लुकी का ऐलान किया तब से लेके अब तक वो खामोश हैं, बात नहीं कर पा रहे, मीडिया में नहीं जा पा रहे, ट्वीट्स नहीं कर पा रहे। हर चीज़ से उन्होंने एक तरह से अपने आप को डिसएसोसिएट किया। खामोश रहने पर भी
ये सारा कुछ हुआ उनके साथ। तो अगर तो खाली ये चीज़ है कि जनाब आईपीपी में जाना है, और मैं आपको एक कंफर्म ऑथेंटिक 100% ऑथेंटिक न्यूज़ आपको बता रहा हूँ कि फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी के बाद अब कुछ और लोग थे जो आईपीपी से कहीं ना कहीं राब्ते में थे लेकिन जाना नहीं चाह रहे थे। अब उन्होंने भी राब्ते तेज़ कर दिए हैं कि कहीं ये ना हो कि कल को इनकी भी गिरफ्तारी हो जाए। अब वो भी कह रहे हैं कि जनाब हम हमारी ज्वाइनिंग कब है, मुलाकात कब है, बताएं। अब आप देखिएगा एक दो दिनों में, बल्कि कल या परसों तरसों आपको ये पता चल जाएगा कि कुछ और ज्वाइनिंग्स भी अब तेज़ हो जाएंगी। तो ये इस वक्त सिनेरियो है। अब वापस आ जाएं पीटीआई के कन्वेंशन के ऊपर। इलेक्शन की तारीख का ऐलान, काजी फायज़ ईसा साहब के रिमार्क्स, इन दोनों सूरतों को मद्देनज़र रखते हुए आज की जो पुलिस की कार्रवाई है प्लस अदालत का हुक्म भी, पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म, मैं अपने पहले व्लॉग में भी बता चुका हूँ कि ये डायरेक्शन है कि ना रोका जाए अनटिल अनलेस के कोई आपको ऐसी ज़रूरत ना पड़े कि कोई वेन्यू चेंज करना है या थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शंस आपको करनी है, कोई लाउड स्पीकर का इस्तेमाल मना करना है, ऐसी कुछ जायज़ वजूहात की बिना आप ख़त्म नहीं कर सकते, आप रोक नहीं सकते। वेन्यू तब्दील करना है वो कर दीजिए जो ज़रूरी है। लेकिन जिस तरह से इजाज़त के बाद भी ये सारा कुछ हो रहा है वो बड़े अफसोसनाक मनाजर हैं। एक तरफ पुलिस है एक सूबे की जो तंबू भी सीधे करती है, कुर्सियाँ वो क्या बैनर लगे हुए उनको भी सीधे कर रहे थे नवाज शरीफ के जलसे में, और दूसरी तरफ पुलिस है वो पीटीआई की कुर्सियाँ उठा के निकाल रहे हैं और साउंड सिस्टम उठा के ले जा रहे हैं। तो ये बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो है, 180 डिग्री का डिफरेंस है दोनों में नज़र आ रहा। तो एक रियासत में ये कैसे दो दस्तूर चल सकते हैं। पीटीआई के ऊपर सख्त वक्त है, जिन लोगों ने किया है उनके ऊपर इंक्वायरी चल रही है, लेकिन बाकी लोगों को तो स्पेयर होना चाहिए। किसी को भी परमिशन नहीं मिल रही कि वो अपनी कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी कर सके या कुछ भी कर सके। ये गैर एलानिया जो एक इस वक्त सूरत हाल है ये बड़ी तशवीशनाक है। और फिर उसके बाद जैसे लोग आप समझते थे कि रुक जाएंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, उन्होंने फिर भी किया, गैदरिंग फिर भी हुई, लोग इकट्ठे होकर उन्होंने नारेबाजी की और उल्टा इसी चीज़ के ख़िलाफ़ एहतजाज शुरू कर दिया। तो ये सारा कुछ हो रहा है। अब मैं इस्लामाबाद में हूँ, यहाँ पे टीएलपी के लोग हैं, सियासी जमात है, फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती के लिए वो यहाँ पर आए हैं। रेड जोन के आसपास बड़ी तादाद में लोग आए हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। उनको भी तो इजाज़त मिली, एमक्यूएम ने कर लिया जलसा, उनको इजाज़त मिल गई, JUI ने कर लिया, उनको इजाज़त मिल गई, जमात इस्लामी ने कर लिया, उनको इजाज़त मिल गई। लेकिन सिर्फ पीटीआई है जिसके लोग फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती के लिए भी निकले तो गिरफ़्तार हुए। तो ये इस चीज़ का नोटिस किसने लेना है? क्या काजी फायज़ ईसा साहब इस मामले का नोटिस लेंगे? क्या किसी से पूछेंगे कि एक सियासी जमात को क्यों हक नहीं है अपनी सियासी सरगर्मियाँ जारी रखने का? या पीटीआई के लॉयर इस मामले पर खामोश क्यों हैं? बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि जनाब पीटीआई के लॉयर सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच नहीं करते। वो मैंने सुना नईम पंजोता साहब बता रहे थे कि उन्होंने इस हवाले से कोई एक दो दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं, एतजाज़ एहसन की दरख्वास्त दायर है, लेकिन अभी तक उसके ऊपर नंबर नहीं लगा या सुनवाई नहीं हो सकी। जहाँ तक बात है नंबर लगने की, एक और दरख्वास्त के ऊपर नंबर लग गया है, एंड दैट इज़ इमरान खान साहब की साइफ़र ज़मानत की जो दरख्वास्त है। साइफ़र ज़मानत केस आपको पता है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के दरवाज़े पर पहुंच चुका है और इमरान खान साहब ने दरख्वास्त दायर कर दी थी सुप्रीम कोर्ट में अपनी ज़मानत के लिए। तो अब उनके वकील ये बता रहे हैं कि उसको डायरी नंबर अलॉट हो चुका और बहुत जल्द शायद ये कमिंग वीक में उनकी ये दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी जाए। इसलिए मुझे ज़ाती तौर पर लगता है कि जैसे ही ये थोड़ा सा मामला सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाएगा, एक आध कोई और ऑब्जर्वेशन आएगी या कोई वकला उधर से खड़े होकर ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि जनाब इस माहौल में ये सारा कुछ हमारे साथ हो रहा है, तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट की कोई ऑब्जर्वेशन आ जाए या वो वहीं पे किसी चीज़ को टेकअप कर लें। लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट को ये डायरेक्शन देनी चाहिए। जहाँ इलेक्शन का इनेकाद का ऐलान कर दिया, ये क्रेडिट उनके पास जा रहा है। काजी फायज़ ईसा साहब की कितनी लोग तारीफ़ कर रहे हैं इस मामले पर कि जो बंदयाल साहब नहीं कर सके वो काजी फायज़ साहब ने कर दिया। तो अब ये एक छोटा सा काम है, इसके ऊपर कोई डायरेक्शन तो जानी चाहिए। अगर हाई कोर्ट के हुक्म के ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा, मातहत अदलिया के अहकामात के ऊपर भी अमल दरामद नहीं होना, तो फिर हायर कोर्ट को या एपेक्स कोर्ट को कुछ ना कुछ तो डायरेक्शन सेट करनी चाहिए। कल को इस चीज़ के ऊपर लोग कैसे डिस्कस करेंगे, कैसे इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी या इन चीज़ों को बेहतर अंदाज में या पॉजिटिव अंदाज में पेश करेंगे जहाँ पर ये सारा इन्वायरमेंट हो रहा हो। तो देखते हैं। बहरहाल अजीब सी एक सिचुएशन है। इमरान खान साहब के दो और केसेस भी इसी हफ्ते में आने वाले हैं। एक आपको पता है तोशा खाना और अलकादर ट्रस्ट केस में उनकी ज़मानत अभी तक नहीं हुई, तो वो केस भी 7 नवंबर को टेकअप होने जा रहा है, यानी एक दिन के बाद परसों।
और उसमें चीफ जस्टिस साहब बैठेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और साथ में एक साथी जज हैं। उन्होंने ही पहले इमरान खान को कोई 7 मुख्तलिफ़ केसेस में ज़मानतें दी हैं इसी पैटर्न पे, और उसी पैटर्न पे अब ये 2 केसेस रह गए हैं। तो मेरा ख़्याल है वो इसमें भी उनको ज़मानत देंगे। प्लस एक और अहम इशू जो इमरान खान साहब की नाअहली के हवाले से है कि नाअहली ख़त्म होना वो भी बड़ा ज़रूरी है इलेक्शन से पहले। तो वो मरकज़ी अपील जो थी तोशाखाना केस की, जिसमें उनको नाअहली की सज़ा हुई थी, अब वो भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है, जिसमें PTI ये प्ली ले रही है या लीगल टीम ये कह रही है कि ये पूरा केस जो है जिसमें आपने सज़ा मुअत्तल किया है, इस पूरे केस से इमरान खान को बरी कर दिया जाए ताकि उनकी नाअहली भी ख़त्म हो जाए। तो अब वो केस भी टेकअप होने जा रहा है 7 नवंबर को ही। तो परसों का दिन भी इंपॉर्टेंट होगा, उसमें क्या अपडेट्स होंगी वो आपको बताऊंगा। बाकी आज के पॉलिटिकल सिनेरियो में और कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट नहीं है। एक TLP का इस्लामाबाद में जो मार्च है वो जारी है, उसमें काफ़ी गहमा गहमी है। और प्लस आपको पता है कि मौलाना फजलुर रहमान जो है वो कतर पहुँचे। ये आज की एक मेन हेडलाइन थी जिसमें बताया गया कि उनके हमास के जो आला क़यादत है उनके साथ उनकी मुलाकात हुई। इस्माइल हानिया से भी और खालिद मशल से भी उनकी मुलाकात कतर में है, और इसके ऊपर कोई कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। ये मुलाकात अगर इनफरादी हैसियत में भी है तब भी इसको बैक किया जाना चाहिए, बिकॉज़ हमारा जो एक उसूली मौक़िफ़ है जिसको हम स्टैंड कर रहे हैं उसको लेके कोई भी चले तो जो ड्यू क्रेडिट है वो जाना चाहिए। तो अगर मौलाना फजलुर रहमान जा रहे हैं, वहाँ पर मिल रहे हैं, तो ये ऑन द बिहाफ ऑफ पाकिस्तानी नेशन ही उनको एक तरह से सपोर्ट होगी, मॉरल सपोर्ट। तो ये बेहतरीन कदम है। मेरा ख़्याल है कि और भी बहुत सारे लोग इस सारे मामले में ऑन बोर्ड होंगे। बाकी जो भी अपडेट होंगी वो मैं आपको कल बता दूंगा, बल्कि परसों का दिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, उसके ऊपर नज़र रखेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।